छोटे शेयर ऊंची छलांग और अंशुल जैन साहब हमारे साथ। और दर्शकों के सवाल जितना तेजी से आप भेज सकते हैं अंशुल जी के साथ हम वो सवाल शेयर करते जाएंगे। सपना जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सपना जी, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं और उनका सवाल है सोलार इंडस्ट्री पर। लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रही हैं सर कि क्या करना चाहिए। देखिए, सोलर इंडस्ट्री फिलहाल तो नीचे आते हुए दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट है 8,830 का। वो टेस्ट हो सकता है। उसके नीचे 7,888। आज की जो कैंडल है वो ये बता रही है कि शायद ये स्टॉक पहले बाउंस बैक करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। तो बाउंस बैक में कहीं भी 9,450 मिलता है तो एक बार वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिए। अगर नहीं टिका तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। सुशील जी पूछ रहे हैं अंशुल जी पहले तो आपको धन्यवाद क्योंकि आपने कैंटरबिल के टारगेट दिए थे 330 के, वो अचीव हो चुके हैं। के आर एन हीट एक्सचेंजर भी रेफ़र किया था। नहीं, के आर एन हीट एक्सचेंज पर कब एंट्री करें और टारगेट क्या रखें। देखिए, केआरएन में ब्रेकआउट बना है और अच्छा ब्रेकआउट बना है 883 पे। कल एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था। कल इसने वापस से फ्रेश फॉलो थ्रू मूव दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 870 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। अब थोड़ा सा क्योंकि कल बड़ी कैंडल थी तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है। 870 रुपए अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक में ब्रेक डाउन आना स्टार्ट, मतलब ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। बट अगर जिस हिसाब के वॉल्यूम से चला है, मोस्ट लाइकली ये काउंटर अपना ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और ऊपर में 1,050 1,060 आपको आराम से दे देगा। और उसके ऊपर 1,200 रुपए तक जा सकता है। तो क्वांटिटी कम कर लीजिए। अगर 100 लेने का मन है तो 25 ही लीजिए क्योंकि स्टॉप लॉस डीप है। बट इस ब्रेकआउट को प्ले करना चाहिए क्योंकि बड़े वॉल्यूम पे चला है। कम क्वांटिटी से कीजिए लेकिन एक बार प्ले करना चाहिए। ठीक है। सर नेटवेब टेक पर क्या व्यू है आपका। देखिए, इस स्टॉक में 52% की गिरावट आई थी 29 दिन में। तो ये खाली पुल बैक ले रहा है। जो 20 डे मूविंग एवरेज 1930 तक आ सकती है, तो उस जोन में आने के बाद एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए क्योंकि अगर 20 डे निकाला तो फिर 50% और पूरे फॉल का, और 50 डे मूविंग एवरेज 2258 पे वो लेवल आ सकता है। बट मोस्ट लाइकली 1930 के आसपास ये स्टॉक फिजल आउट हो जाएगा। ठीक है। निशा पटेल जी पूछ रही हैं सर सी डी एस एल 1300 पर बाय प्राइस है इनका, क्या करें। और ये सीडीएसएल मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। 1344 के नीचे सस्टेन कर रहा है काफी समय से। अगर पुल बैक दिया तो भी डीपर पुल बैक 20 डे मूविंग एवरेज 1416 तक हो सकता है क्योंकि एकदम तेजी से गिरा है तो मूविंग एवरेज दूर रह गए हैं। तो बस साइडवेज रह के हल्का पुल बैक देके मूविंग एवरेज कैचअप कर रहा है। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 1085 तक ही नीचे आ सकता है। जी। एक हमारी दर्शक हैं वो पूछ रही हैं वाटेक वबा के फंडामेंटल क्या हैं। फंडामेंटल तो मैं एग्जैक्टली अभी एकदम से नहीं बता सकता लेकिन 6 महीने का व्यू है। सर टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है। और देखिए, वबाग में पहले बहुत अच्छी तेजी थी लेकिन लास्ट में इसने एक ब्रेकआउट फेल किया 1820 पे। तो लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट जो बनता है वो काफी नीचे का बन रहा है 825 रुपए। फिलहाल एकदम शार्प मूव हो गई थी तो पुल बैक आ रही है। 50 डे मूविंग एवरेज 1492 तक पुल बैक करेगा। 1492 के आसपास आपको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि वहां से जब टूटेगा तो अपना स्विंग लो 1100 का जो बना है वो टेस्ट कर सकता है। और उसके नीचे 825 रुपए के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से फाइनेंशियल डेटा जरूर आपको बता देता हूँ। मैं वाटर ट्रीटमेंट के काम में है कंपनी और कंपनी के 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में ठीक ठाक प्रॉफिट है। 55 से 70 करोड़ रुपए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर लेती है। कंपनी की ईपीएस 2 क्वार्टर की 20 रुपये, तो एनुअल ईपीएस आप 40 रुपये मान सकते हैं। उसके लिहाज से पी मल्टीपल करीब 30 का चल रहा है, जो कि थोड़ा सा मार्केट का पी मल्टीपल अगर 20 से 25 की रेंज में रहता है आजकल तो शेयर फेयरली वैल्यूड माने जाते हैं। 30 पर थोड़ा सा ओवर प्राइस माने जाते हैं। बुक वैल्यू 316 रुपये है, तो बुक वैल्यू के लिहाज से भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन चार्ट स्टडी को अभी फ़िलहाल आप फॉलो करें, ये केवल आपको जानकारी दी गई है क्योंकि चार्ट स्टडी ही अभी हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, अंशुल कुमार जी, वो पूछ रहे हैं कि सर एम्फेसिस, ये बहुत बार पूछ चुके हैं, वैसे मैं आज ले रहा हूँ सवाल इनका। 3145 के लिए हुए अंशुल जी, आप बता चुके हो इनको कि 4000 का टारगेट, अब तो मुझे भी याद हो गया। सर उस गाइडेंस पर आप स्थिर हैं। देखिए, जब तक ये स्टॉक 2750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है कोई मतलब नहीं बनता है स्टॉक से निकलने का। ये खाली अपना बेस बना रहा है। जब भी 3200 निकलेगा मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। तो अगर मोमेंटम खोज रहे हैं
तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, 3200 के ऊपर घुसिएगा तो आपको फटाफट 4000 तक का मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो रोज रोज भाव देखने का कोई मतलब नहीं है, उसको पोर्टफोलियो में रख के छोड़ दीजिए, अलर्ट लगा लीजिए 2700 का। अगर टूटेगा तो लॉस बुक करके किसी दूसरे चलते घोड़े पे चल जाएंगे। बट उसको रोज रोज देखने का कोई पॉइंट नहीं है। 3200 जब तक नहीं निकालता बढ़िया मोमेंटम नहीं बनेगा। 3200 निकालने में धीरे धीरे करके टाइम लगाएगा, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक निकाल दे, क्योंकि आईटी कंपनियों में ये प्रॉब्लम रही है कि अगर रिजल्ट थोड़े भी ऊपर नीचे होते हैं तो अगले क्वार्टर तक के लिए स्टॉक ठंडा हो जाता है। जी। जसविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं सर, सेगिलिटी, एसबीआई, इनमें किसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सेगिलिटी, सेगिलिटी में इसके अभी रिजल्ट्स आए अवॉइड। थे सर, कल अपर सर्किट लगा हुआ था काउंटर। हाँ, ये इसमें सर अवॉइड करना चाहिए। देखिए अपर सर्किट के साथ ये ब्रेकआउट पॉइंट अप्रोच कर रहा है। जनरली ऐसे स्टॉक क्या होता है, अपर सर्किट के साथ ही ब्रेकआउट लेते हैं और उसके बाद एकदम से गिरने लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा और राइट साइड का पैटर्न बनने का, डेवलपमेंट का वेट करूंगा। तो सेगलिटी मेरे लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। मैं प्रोबेबली 4-5 कैंडल और देखूंगा क्या बन रही है इसमें, उसके बाद ही जाके मैं कोई अगर प्राइस एक्शन ठीक रहता है तो बाई सजेस्ट करूंगा। एसबीआई अगेन हमने काफी समय से बात की थी कि 731 707 का लेवल आएगा, और ये टूटता है तो 590 रुपये आएगा। तो मेरे को वैसे भी छोटे वाले जो पीएसयू बैंक थे वो खराब लग रहे थे। एसबीआई भी उसी कड़ी में शामिल हो गया है। नीचे जैसे ही 707 रुपये तोड़ेगा तो बड़ी डाउनसाइड आ जाएगी। 707 रुपये तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं नागराज एच के नाम से उनका आईडी बना हुआ है। ई पैक ड्यूरेबल सर 490 रुपये के लिए हुए हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है, पूछ रहे हैं क्या करें? देखिए सर, इसमें भी खराब लग रहा है, ब्रेकआउट फेल हुआ है 515 पे। लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा स्टॉक। मोस्ट लाइकली 362 रुपये आते हुए दिख रहा है। 3 दिन की पुल बैक के बाद आज फ्रेश ब्रेकडाउन बन रहा है। 361 रुपये 20 पैसे प्रिसाइसली इसका टारगेट है। ठीक है। विवेक रेड्डी जी पूछ रहे हैं सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 1000 शेयर है 298 के, पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए होल्ड कर लें क्या? होल्ड करना चाहिए। अगर 249 के लेवल के आसपास मिलता है तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे को लग नहीं रहा 249 का लेवल टूटेगा। इस जोन में बेस बना के स्टॉक वापस ऊपर चलेगा, तो आप प्रोबेबली 249 के आसपास थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है। रोशन जी पूछ रहे हैं सर, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया जो VPRPL के नाम से है, 295 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें सर, एवरेज कर लें क्या? देखिए इसमें गैप के साथ एक ब्रेकडाउन आया है। मेरे ख्याल से रिजल्ट खराब आए थे, इसलिए ये गैप से 223 रुपये का लेवल तोड़ा है। अगर एक हफ्ते में 224 225 के ऊपर आगे क्लोज नहीं करता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस से दूर है, तो ये साइडवेज रह सकता है मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए। तो अगर 225 के ऊपर आगे क्लोज नहीं करता है एक आध हफ्ते में, तो फिर मान के चलिए कि स्टॉक की नेक्स्ट राउंड की जो पिटाई होगी वो इस स्टॉक को बहुत आराम से 150 रुपये तक ले जा सकती है। तो ब्रेकडाउन है, मूविंग एवरेजेस से दूर है। जब ब्रेकडाउन आया है तो दो ही तीन ही चीज हो सकती हैं, या तो डीपर पुल बैक लेके ब्रेकआउट फेल कर दे, या फिर साइडवेज रह के या हल्का सा ऊपर जाके मूविंग एवरेज कैचअप करके फिर डाउन मूव दे। मोस्ट लाइकली 75 से 80% चांस है कि साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप करेगा और फिर 150 रुपये तक नीचे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ सवाल आ रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने सवाल एक ही बार पोस्ट करें। JSW इंफ्रा सर 1000 शेयर इनकी बात हो ही गई है। आगे सर मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि एक ही सवाल को बार बार ना भेजें कृपया, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल इस चक्कर में मिस हो जाते हैं। रोहित जी का सवाल है सर, डैम कैपिटल, इसमें क्या करें सर? 420 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। देखिए डैम कैपिटल में अगेन वही जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि अच्छी पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 3 से 5 दिन में जूस निकाल के निकलिए। स्टॉक लिस्टिंग के बाद 460 रुपये से 300 रुपये आ गया है। अभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। इमीडिएट स्विंग लो 290 का है, अगर वो टूटता है तो फिर 250 रुपये तक नीचे आ सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेच दीजिए और 250 आ ही जाएगा, बट जिससे आपका स्ट्रक्चर है 290 टूटने के बाद 250 आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। मैं नए स्टॉक्स में जब तक आईपीओ में बड़ा बेस ना बन जाए तब तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आता किसी स्टॉक में। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी पूछ रहे हैं, बासफ इंडिया 6200 एट द रेट ऑफ 62 सर, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए इसमें तो क्लाइमेटिक मूव आई थी 8800 पे, और इसने
बहुत जल्दी, इतना जल्दी तो जनरली करता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी केवल 85 दिन लगा के अपना 50%, 53% डाउन हो चुका है ये अपने हाई से। यानी बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट भी 4-6 महीने लगा के स्टॉक 50% टूटता है, तो केवल 85 दिन में ही टूट गया है। तो मोस्ट लाइकली वीकर नोट पे है, एक डीपर पुल बैक दे सकता है 4800 से 5200 तक। बट उसके बाद जो नेक्स्ट लेग ऑफ टारगेट बनेगा इस काउंटर का, वो करीब करीब बनेगा नीचे में 1800 रुपए के आसपास। तो पुल बैक में कहीं भी 4800 से 5200 के बीच में मिले तो आपको एग्जिट करना चाहिए। ये धीरे धीरे करके अब यहाँ से पेन धीरे धीरे आएगा। मतलब फर्स्ट राउंड की गिरावट चूंकि तेज आ गई है, सेकेंड राउंड की गिरावट धीरे धीरे आएगी। तो ये अब 6 महीना 8 महीना 1 साल लगा सकता है, बट 1600 से 1800 की रेंज इसमें आती हुई दिख रही है। जी। रोशन जी पूछ रहे हैं सर, रेडिंगटन में एंट्री ले सकते हैं क्या? स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दीजिए। देखिए, रेडिंगटन में कल ब्रेकआउट आया था, और कल रेडिंगटन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड किया था एट द रेट 229, 229 रुपए पे। वहां से 1 रुपए नीचे चल रहा है। कल वॉल्यूम राइज था 591%, 25.2 मिलियन का वॉल्यूम था। और पूरा पूरा मिला लें तो 160 162 दिन का, क्लियरली 167 दिन के कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट है। हमने 4% नीचे का स्टॉप लॉस दिया है। तो अगर 10 रुपए नीचे क्लोजिंग आती है, 229 पे दिया, तो 219 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम एग्जिट करेंगे। नहीं तो ये ब्रेकआउट अगर हफ्ता 10 दिन में मार्केट में चूंकि प्रेशर आ गया तो रुक गया, नहीं तो ये निकल जाता। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी डेवलप होगी, ये स्टॉक आराम से आपको 275 280 दे देगा। बट लेना उसी को है ब्रेकआउट जो स्टॉप लॉस लगा सकता है। जो स्टॉप लॉस ना लगा सके वो ब्रेकआउट ना प्ले करे इस मार्केट में। बिल्कुल, इस समय 850 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं फटाफट से अपने सवाल पोस्ट करें और जल्दी से लाइव पर आ जाएं, क्योंकि अंशुल जी हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करते हैं अंशुल जी, और बहुत ही ऑनेस्ट व्यू देते हैं। भले ही वो अच्छा हो बुरा हो, कि आपको अच्छा लग रहा हो कि आप बाय करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर सेल लग रहा है तो सेल बोलेंगे। ये अंशुल जी की खास बात है। तो फटाफट से जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, विमल जी हैं दिल्ली से। विमल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हाल है आपके? सर बढ़िया सर। मेरे एक्चुअली मैंने टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर ले रखे हैं सर। मैंने 60 शेयर हैं मेरे। ओके। और सर मेरा वो अभी 1060 का एवरेज प्राइस है अभी। तो मुझे सर ये तो वो बहुत नीचे आ गया। मैं उसको जी सर, तो मैं अभी वो समझ में आ रहा अभी अब मैं लॉस लेके निकल जाऊं या फिर अभी वेट करूं। सर एवरेज करने की भी स्थिति में है क्या? सर एवरेज तो मैं भी कर सकता हूं, बट कितना एवरेज करना सर वो अभी काफी उस पे है सर, काफी बहुत ज्यादा, मतलब कि 30% उस पे है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अंशुल जी, एक टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा टेक जैसी बड़ी कंपनी, उसमें 1060 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, ऑलमोस्ट 300 रुपये नीचे है। निकलना ठीक रहेगा या इसको एवरेज करें या क्या करें, होल्ड ही करें? देखिए, इस जोन में तो निकलना नहीं बनता है। इस जोन में तो आप थोड़ा सा एवरेज हिम्मत दिखाइए, थोड़ा सा एवरेज कीजिए, और एक सबक सीख लीजिए कि जब तक कोई भी आईपीओ में आईपीओ का बेस ना बने, तो लिस्टिंग के बाद उछल के नाम देख के कि स्विगी है, टाटा टेक है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये देख के ना कूदें। जब तक चार्ट आपको नहीं बता रहा है कि एंट्री लेना है, तब तक आप एंट्री कृपया करके आईपीओ स्टॉक्स में ना लें। कम से कम 6 महीना हो गया मेरे को मनी 9 पे, कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आईपीओ में नाम देख के घुस जाते हैं, उसके बाद आईपीओ के ये हाल होते हैं। तो अगर ऊपर जाना है तो बेस बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, और उसके बाद आप लेंगे तो आपको लेके ऊपर जाएगा। लेकिन बेस बने बिना लेंगे तो आपको लेके वो नीचे भी आएगा। तो अब टाटा टेक ओवरसोल्ड है, इस रेट पे बेचने का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हुई थी, ओवर वैल्यूड था। अब जाके वैल्यूएशन इसकी मतलब बराबर पे आ चुकी है, क्योंकि फंडामेंटल मेरे दोस्त हैं, उनके हिसाब से आप थोड़ा सा मतलब वैल्यूएशन हल्की सी ये कह सकते हैं कि डिस्काउंटेड है। तो इस समय निकलने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक शार्प बाउंस दिख रहा है जो शायद 970 और 1020 इस जोन तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। अब घबराने की जरूरत नहीं है। जब घबराना था तब आप आराम से मतलब खरीद रहे थे, अब खरीदने का समय है तो आप घबरा रहे हैं, तो रिवर्स कर रहे हैं। अब इसको एवरेज कीजिए आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। अंशुल जी आपने हिम्मत दे दी। विमल साहब, मुझे उम्मीद है कि अब आप लॉस से जल्दी बाहर आ जाएंगे सर, और अब घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, घबराहट वाला समय चला गया। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं शर्मी जोशी जी।
अब बोल रही हैं कि बहुत बड़ी फ़ैन है इस शो की। थैंक यू वेरी मच मैम। आई नो कि आपका डेली आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। सर इनका सवाल JSW इंफ्रा और मॉइल पर है। पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या रखने हैं इनको। सर मॉइल और दूसरा कौन सा बताया आपने? JSW इंफ्रा। देखिए JSW इंफ्रा तो 249 के आसपास आपको एवरेज करना चाहिए, और थोड़ा सा उसको 2-3 साल के लिए समय देके उसको समय दीजिए। जैसे अदानी पोर्ट में जिसने 3-4 साल समय दिया था, एकदम वर्टिकली जब मूव आई तो आपका वेल्थ बनी, तो इसमें भी वही है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऑपरेशंस जैसे इनके पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी पे ये कंपनी आएगी तो इस स्टॉक में एकदम से आपको 700-800 रुपए के प्राइस देखने के लिए मिलेंगे। तो 249 के राउंड एवरेज करके उसको 2-3 साल के लिए शांति से छोड़ दीजिए। मॉइल मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। जो पिछले 10 दिन का एक्शन है एकदम टाइट रेंज में हल्का हल्का ऊपर चल रहा है, इसको हम बेरिश फ्लैग बोलते हैं। अगर गलती से भी ये स्टॉक 310 रुपए तोड़ा तो सीधा सीधा वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 257 का, तो 257 तक नीचे आ सकता है। हालांकि वीकली पे हैमर है, तो मेरे को लग रहा है एक बार डीपर पुल बैक 344 तक आ सकता है। तो 344 350 की जोन में आए तो एक बार या तो सवाल पूछ लें या बेटर है कि वहां पे एग्जिट कर लें। ठीक है। यही सवाल सर एक हमारे दर्शक हैं विवेक रेड्डी जी भी थे, वो उनका भी था, वो 295 के लेकर बैठे हुए हैं। तो सर आंसर तो सेम ही रहेगा, या वो भी एवरेज करें, कुछ करना उनके लिए रणनीति अलग सेम? बिल्कुल, यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, फ्रेश बाई करना चाहिए। मतलब अगर ओके, नहीं है आपके पोर्टफोलियो में तो लेके आइए पोर्टफोलियो में, और अगर है तो फिर उसको आराम से होल्ड कीजिए। ठीक है। विपुल जैन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूछ रहे हैं सर ONGC और गेल इनमें फ्रेश एंट्री 1 से 2 साल के लिए ठीक रहेगी क्या? ओएनजीसी तो बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि क्रूड गिरावट का फायदा हम आईओसी एचपीसीएल बीपीसीएल में उठा रहे हैं, और ये ओएनजीसी के लिए नेगेटिव रहेगा। तो एनजीसी तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरे स्टॉक का नाम क्या था सर? सर गेल। गेल, गेल बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 179 के नीचे गया, फेल्ड लो बनाया, ऊपर आया है तो 179 173 इसके लिए बहुत बेहतरीन बाइंग जोन है, बाई करके रखिए। और अगर 6 महीने का समय देते हैं तो मोस्ट लाइकली 208 के ऊपर ये निकल के आपको बड़ा अपमूव दे सकता है। बिल्कुल, अंशुल जी ने बोला था आज की मार्केट चलेगा, तो चलना तो शुरू हो गया है। अभी स्पीड उतनी नहीं पकड़ी है, अभी फर्स्ट गियर में है मार्केट। अंशुल जी सेकंड थर्ड गियर में आ जाएगा आज? दिक्कत वही हो रही है आपका, आधे स्टॉक में इसलिए मिस कर जा रहा हूँ कि अभी मैं बैंक निफ्टी निफ्टी बाई ही टाइप कर रहा हूँ। कैप सर कर लीजिए, कैप मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूँ, आप कर लीजिए, अपना आराम से टाइप कर लीजिए। मैं इन द मीनवाइल कुछ क्वेश्चंस रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो उनमें से सर्च कर लेता हूँ कौन से वाले। रहे थे, मैं इसलिए एक स्टॉक का नाम मिस कर जा रहा था। पहली बार मैं निफ्टी बैंक निफ्टी बाई दे रहा था, दूसरी बार मैं निफ्टी बाई दे रहा था। अब सर गलत टाइप मत कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल पैसों का है। हम चाहते नहीं है कि आपके कोई भी निवेशक, आपके जो भी इन्वेस्टर हैं, वो कुछ भी उनको गलत मैसेज मिले, खासतौर से हमारे शो की वजह से। और यहाँ पर काफ़ी कुछ दर्शकों के सवाल अब पूछ लूँ सर, टाइप हो गया हो तो? हो गया सर, हो गया, हो गया। हो गया, चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सर सवाल यहाँ पर भी काफ़ी रेगुलर सवाल वही आ रहे हैं। आबिद भाई जी का सवाल है, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बेस्ट एक्सपर्ट एज ऑलवेज प्रशांत जी एंड अंशुल जी। हाँ बिल्कुल सर, हमारे साथ दोनों ही जुड़ते हैं। आज थोड़ा प्रशांत जी जल्दी चले गए। इनका सर सवाल ईपैक ड्यूरेबल पर तो हम ले चुके हैं, एक दर्शक का सवाल आबिद भाई, लेकिन हम दूसरा सवाल आपका ले लेते हैं भाई साहब। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इनमें सर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा लग रहा है? और सर पीजीईएल में पीजीईएल अब नियर अबाउट टॉपिंग आउट काउंटर है सर। अब यहाँ से आपको बहुत कोई अप्रूव नहीं मिलेगी, बल्कि अगर ये 910 915 की रेंज में फेलियर बनाया तो वापस स्विंग लो जो 600 था वो टेस्ट करने आ सकता है। और मेरे ख्याल से रिजल्ट इसका आया है, ठीक आया है, इसकी वजह से पॉजिटिव रिएक्शन है। यहाँ पे इस स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए। जिनके पास है उनके लिए 860 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 860 के नीचे आपको अपनी हर तरीके की लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि गिरा 860 के नीचे तो पहला टारगेट 595 जो इमीडिएट स्विंग लो बनाता है 597 वो रहेगा, और उसके भी नीचे स्टॉक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए, और जिसके पास नहीं है उसको आप कंसिडर नहीं करना चाहिए बाइंग के लिए।
बिल्कुल, अब 1000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, 1007 लोग अब हमें देख रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, जितने सवाल हैं फटाफट पूछते जाइए। आज बड़ा धमाकेदार आगे का समय रहने वाला है, क्योंकि बाकी बहुत सारी बातें होंगी हमारे साथ। कुछ क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, फ़ोन लाइन पर भी हैं। मौसमी जी हैं पुणे से। मौसमी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैम बताइए हेलो। अपना सवाल। मुझे जोमेटो में पूछना था, मेरे पास 600 शेयर है 98 रुपीज अरे के वाह, उसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है, 98 रुपीज़ के। मैम आपने तो जी मौसम बना दिया आज हमारे शो का। लेकिन सर। इसका नाम चेंज होने वाला है मौसमी जी, ये ध्यान रखिएगा। इटर्नल लिमिटेड होने हाँ जा रहा है। जी सर, मुझे मुझे उन्हें ही पूछना है कि मैंने उसका, मुझे होल्ड करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए। ठीक है अंशुल जी, नाम चेंज हो रहा है जोमेटो का। मेरी अभी प्रशांत सर से भी बात हो रही थी कि नाम चेंज होने से वैसे फाइनेंशियल्स तो चेंज नहीं होते, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि जोमेटो को ऑर्डर देना है, इटर्नल को देना है। मतलब इटर्नल कौन है, नाम चेंज हो गया, प्रमोटर चेंज हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। सर ये इनके पास 98 रुपीज़ के अच्छा पैसा मिल रहा है, इनको ले लें, अपना प्रॉफिट ले लें या अभी रखें जोमेटो को? लेकिन एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, नाम चेंज होने से फाइनेंशियल नहीं चेंज होते हैं, लेकिन आपने इतनी मेहनत करके एक ब्रांड वैल्यू बनाई है, उसको क्यों मतलब छेड़ना, मेरे को ये नहीं समझ में आया। आदमी ब्रांड बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है, आप बनाने के बाद नाम चेंज कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा। लेकिन जहां तक फाइनेंशियल्स हैं और चार्ट की बात है, चार्ट भी बुलिश है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। अभी करेक्टिव ट्रेंड में देखिए, बड़ी लंबी तेजी इसने खाई थी, करेक्शन भी ठीक ठाक हो गया है। अब ये साइडवेज बेस बनाएगा, 200 240 की रेंज में इसका बेस बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव लेगा। ये पूरा बेस बनाने में यहाँ से 3-4 महीने तो आराम से ले लेगा। तो अभी मैं, आप 98 से लेके बैठे हैं तो आपके पास अच्छा खासा पेशेंस है। 2-3 साल और पेशेंस दिखाइए, बड़ा प्रॉफिट बन सकता है करीब। अगर 2-3 साल रखते हैं तो कहीं भी 500-600 रुपए तो आराम से बन जाना चाहिए स्टॉक में। प्लेटफॉर्म फी भी आपने देखी होगी, 2 रुपए से बढ़ते बढ़ते 10 रुपए हो गई है, और 20 रुपए इनको लेके जाना है। जब तक 20 रुपए पहुंचेगी प्लेटफॉर्म फी, स्टॉक प्राइस करीब करीब 500 से 600 के बीच आराम से पहुंच जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए इसको। आगे एक सवाल है साईं प्रवीण जी का, सुपर चैट पर आया। तेजस नेटवर्क, सर पोर्टफोलियो के लिए कैसा रहेगा ये स्टॉक, गाइड कर दीजिए इनको। तेजस नेटवर्क खराब चल रहा है सर। तेजस नेटवर्क में डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया है 1102, जिसका टारगेट है 642 रुपए। फिलहाल एकदम से बहुत तेजी से नीचे आया है। एकदम शॉर्ट टर्म में आप पकड़े हैं तो 37 दिन में 40% टूटा है। इसलिए ये पुल बैक ले रहा है, जो कि 990 तक खिंच सकता है। बट 990 1000 से ऊपर जाते हुए दिख नहीं रहा है मेरे को। ये बहुत आराम से नीचे कहीं भी 650 रुपए आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है सर अरुद्दीन मंसूरी जी का, ये भी सुपर चैट पर आया। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने 125 रुपए के 3400 लिए हुए हैं, कितने दिन होल्ड करें सर? देखिए, ये दिन होल्ड करने वाला काउंटर नहीं है, महीनों और सालों होल्ड करने वाला काउंटर है। अगर आप ट्रेडिंग बेट लिए हैं, जैसे हमने पिछले 2-3 दिन भी डिस्कस किया था कि अगर 2-3 दिन में 117 के ऊपर ये नहीं निकलता है तो फिर ये फ्लैग पैटर्न पे डाउट होने लगेगा। कल फाइनली उसके ऊपर निकला है, तो अब लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जिनने ट्रेडिंग के लिए लिया है, 130 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा। बट ये महीनों और सालों होल्ड करने वाला काउंटर है, क्योंकि जहां आप सोना निकाल सकते हैं वहां चिल्लर निकालने की क्या जरूरत है। ये स्टॉक अगर 3 से 5 साल छोड़ते हैं, बड़ी वेल्थ बना के देगा। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिए हैं तो 130 रुपए तक, और मेरे ख्याल से आपको लंबा छोड़ना चाहिए। जी, एक आईडी है नॉलेज मेडिसिन्स के नाम से, इनका सवाल है सर अदानी पावर पर 2000 शेयर हैं 540 के रेट के, क्या करें? देखिए, 589 तो एकदम आते हुए दिख रहा है बहुत जल्दी में। और 589 के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर ये 900 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। बट फिलहाल मुझे 589 आते हुए दिख रहा है। ये जोन में आके वॉल्यूम ड्राई अप हो चुका है, प्राइस एक्शन इतना टाइट हो गया है कि पिछले अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन देखें तो 13 दिन से 506 के आसपास ही क्लोजिंग आ रही है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से जब काउंटर चलेगा तो एकदम से पहले राउंड तो बहुत तेज फटेगा 540 तक, और फिर 589 तक जा सकता है। तो अब ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है, किसी भी दिन एकदम बड़ा मूव दे देगा 15-20% का। जी सर, एक काउंटर है इंडोर फार्म इक्विपमेंट, इसमें क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए? इंडो फार्म इक्विपमेंट की शायद नई लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद से एकदम 290 से गिर के 170 आया है।
और फिर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक रेंज बन सकती है 223 182 की, बट रेंज ही बनते हुए दिख रहा है, कोई बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है। जी, अंशुल जी, नागराज जी और रोहित जी, तीन लोगों से अशोक, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया आपके सवाल ले लिए गए हैं सर, बार बार ना दोहराएं। विवेक रेड्डी साहब, आपका भी JSW इंफ्रा ले लिया गया है सर, आप वीडियो देखिए सर। बहुत आपके सवाल बहुत सारे बार बार आए जा रहे हैं, उस वजह से हम नए सवाल नहीं ले पा रहे। प्रफुल्ल गिरी जी का सवाल है साइन DLM पर सर कब ले? क्लाइंट, अच्छा, CYINT। जी, सर मैं ये बोल रहा था, आपका शो बड़ा बढ़िया रहता है, जब भी मतलब अक्सर आपके शो पे निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है। देखिए निफ्टी नया डे हाई बना दिया है दोनों। अंशुल जी रोज आ जाए करिए, 11 से 11:30 में फिक्स करा देता हूँ। अक्सर ये हुआ है सर, वही मेरी टीम वाले बता रहे हैं कि अक्सर आपके शो पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट आती हैं, जब भी बाय देते हैं टारगेट भी हो जाता है शो खत्म होने के पहले। बिल्कुल सर, ये फिक्स करते हैं फिर 11 से 11:30, हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे। कम से कम पूरे 6 साढ़े 6 घंटे की ट्रेडिंग में एक कुछ घंटे तो आए जहां पर कि लोगों को प्रॉफिट हो, थोड़ी होप बने, अच्छा हो। सर जरूर सर। साइन DLM पर सवाल था। ये स्टॉक आईपीओ के बाद से क्लाइमेटिक मूव बनाया था 664 पे, वहां से गिरना स्टार्ट हुआ है। तो अब आईपीओ का लो 403 रुपए, यही पहला टारगेट दिख रहा है। और उसके बाद तो कोई लेवल भी नहीं दिखता है जहां पे मतलब एक्सटेंशन भी ड्रॉ करने का मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत शार्प फॉल है। अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे तो गिरा है, केवल केवल 48 दिन में 40% गिर गया है। और क्लाइमेटिक मूव जहां से आई थी वहां से 238 दिन में 50%, तो 50 में से 40% फॉल तो आपकी एकदम एक्सट्रीम अभी अभी में आ गई है ये 48 दिन में। 403 आ रहा है, 403 आके फिर ये शायद साइडवेज बेस बनाने निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर है तो पुल बैक में एग्जिट कीजिए। 480 500 कहीं पुल बैक मिल जाता है तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये 400 रुपये आ रहा है। और 400 रुपये आके भी ये लंबा बेस बनाएगा, इसमें बहुत जल्दी कोई रिवर्सल नहीं मिल जाएगा आपको। जी, रहमत जी का सवाल है सर, बजाज हिंदुस्तान पर 42 रुपए के 1500 शेयर लिए हुए हैं, एवरेज कर लें क्या इन रेट पर? देखिए शक्कर में कोई मूव नहीं दिख रही है, हालांकि बजाज एन में वीकली चार्ट पे हैमर और फील्ड लो दोनों बना है। तो इसमें एक मूव बन सकती है ऊपर में कहीं भी 31 रुपए तक। तो अगर किसी को बॉटम फिशिंग करना है तो एक बार यहाँ पे बाई कर लीजिए, 31 रुपए पे निकल जाइएगा। ठीक है। किरण जी पूछ रही हैं ट्रांस रेल लाइटिंग, शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए सर। ट्रांस रेल में यहाँ भी आईपीओ के बाद बेस नहीं बना है, हल्का सा 75 मिनट के चार्ट पे कप एंडल बना है, 564 का ब्रेकआउट है। ऊपर में कहीं भी 644 जा सकता है, तो बहुत छोटी क्वांटिटी में अगर लेना है तो 644 के लिए ले सकते हैं। विशाल मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, ग्रीव्स कॉटन 295 के लिए हुए हैं, क्या करें? सर एक बार रिपीट करेंगे? सर ग्रीव्स कॉटन, अरे ये तो आपका ही शेयर है सर। अरे नहीं, बैंक निफ्टी में वो टारगेट हुआ है प्रॉफिट। ठीक है समझ सकता हूं सर। प्रॉफिट बुक करा रहे हो क्या अंशुल जी? आप बैंक निफ्टी सर में हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। आप बैंक निफ्टी लेने के बाद 150 पॉइंट चल गई तो प्रॉफिट बुकिंग दे रहा था। अच्छा ग्रीव्स ठीक कॉटन है। कल हमने बाई दिया है अपने क्लाइंट्स को, और यहाँ पे तेजी दिख रही है हमको, करीब करीब 320 रुपए तक का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। जी, तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है, अंशुल जी ने बोल दिया है। और अंशुल जी अपने क्लाइंट्स को तो करा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पर निवेशकों ट्रेडर्स भाइयों को भी करा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पर अंशुल जी इतना छोटा बैंक निफ्टी में सर रेट कट आ गया, मतलब कुछ तो बड़ी खरीदारी वाली बात नहीं आ रही आज? नहीं नहीं, अभी प्रॉफिट बुकिंग कराया है, दोबारा बाई में घुस जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ना बहुत पकड़ के बैठ, क्या होता है ऑप्शंस की टाइम वैल्यू बहुत जल्दी इरोड होती है। तो हाँ। एक 100 पॉइंट का मूव मिले बुक कर लीजिए, फिर आधा एक घंटा रुक के फिर 100 150 पॉइंट का मूव मिलेगा फिर बुक कर लीजिए। वो ट्रेंड है, लो पे खुल के हाई पे क्लोज होने वाले वो महीने में एक आध दिन आते हैं। रोज का दाल चावल आपको वही 100 150 पॉइंट का अगर प्ले करेंगे ना तो आप खुश रहेंगे। मैक्सिमम लोग जो मैं देखता हूँ लॉस करते हैं, वो छक्का मारने के चक्कर में लॉस करते हैं। आप सिंगल डबल लेते रहिए। आप विराट कोहली की बैटिंग स्टाइल देखिए, वो 30 40 रन तक पहले सिंगल डबल बनाता है कि एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद चौके छक्के मारता है। तो आप पहले 100 150 पॉइंट प्ले करना ढंग से सीख लीजिए, उसके बाद 400 400 500 500 पॉइंट के जब ट्रेंडे मिलेंगे तब तो आप आराम से प्ले कर ही लेंगे।
बिल्कुल। तो सिंगल डबल खेलिए, इस समय सिंगल डबल वाला मार्केट है, जब 4-6 लगाने होंगे तब पिच आपके अनुकूल हो जाएगी, खेलना भी थोड़ा पिच पे थोड़ा आंखें जम जाएंगी। और अंशुल जी कह रहे हैं मार्केट में मज़ा आने वाला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट पे प्लस हो चुके हैं अंशुल जी। काफ़ी दिनों बाद इस तरह का इनकी बातचीत हुई है अंशुल जी से। अब लेकिन हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रणीत जी जुड़ चुके हैं यूनिवर्स से। प्रणीत जी गुड मॉर्निंग। हेलो विवेक जी। क्या हाल है सर? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आप बताइए, रेट कट अनाउंस हो गया तो और बढ़िया हो गए थोड़े से। सर बस अब मार्केट चला दीजिए सर, बोर हो गए इस तरह का मार्केट देखते हुए ना, कि रोज डाउन डाउन डाउन, लोगों के पोर्टफोलियो में पैसे नहीं आ रहे हैं। आज बड़े दिनों बाद जाकर अंशुल जी ने ग्रीन सिग्नल दिया, कम से कम निफ्टी, बैंक निफ्टी, और बोल रहे कि अब मार्केट में सर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अंशुल जी की ग्रीन झंडी मिलना सर बहुत मुश्किल था, जो आज ज़बरदस्ती हमने ले ली है इनसे। अब प्रणीत जी आप बताइए सर, आपकी तरफ से क्या मार्क है? सर मैं तो 23,000 के लेवल पे आप ही के शो में आया था लास्ट वीक आई थिंक। तो मैंने तो ऑलमोस्ट वहीं से ही आपको जो है ग्रीन झंडी लास्ट टाइम ही दे दी थी कि ऑलमोस्ट ये बॉटम फॉर्मिंग प्रोसेस हो चुकी है। जब पूरी दुनिया बोले बेचने को, तो वही वो बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस बन रही होती है। तो मैं तो सर वहां से थोड़ा सा एटलीस्ट फॉर द टारगेट ऑफ 24,500 यहाँ से मैं ऊपर के लिए अलाइंड हूँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राकेश कुमार जी, वो पूछ रहे हैं प्रणीत सर, एलटी फाइनेंस इन्होंने 167 के लिए हुए हैं, क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? सर L&T फाइनेंस की बात करें, देखिए ओवरऑल अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांग है। फाइनेंस सेक्टर्स के शेयर चलने भी चाहिए। अगर आप ओवरऑल देखें कंपनी का, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, फंडामेंटली भी अगर आप कंपनी को इवेलुएट करेंगे तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर थोड़े से घटके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक रैली में अगर इनको थोड़ा बहुत 160 162 रुपए का लेवल मिलता है तो यहाँ से थोड़े टाइम के लिए निकल जाए, इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। मुझे लगता नहीं है कि फंडामेंटली शेयर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे बेटर इस पर्टिकुलर सेक्टर में शेयर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके बेटर वो कर सकते हैं, पैसे ठीक बना है। सकते हैं। शुभम सिंह जी हैं, गुड मॉर्निंग शुभम जी। ये बोल रहे हैं कि सर बलिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, एनआईटी के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 226 के। अंशुल जी इनको एवरेज कर लें क्या? अंशुल जी अनम्यूट कर लीजिए। माइक चेक, आवाज आ रही है सर? जी 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 सर, अब आ गई, बिल्कुल बताइए। देखिए एनआईटी अभी खराब लग रहा है सर, बेरिश ओके। फ्लैग का में मोस्ट लाइकली 107 रुपए तक आते हुए दिख सकता है। जिस हिसाब से शार्प गिरावट आई है, लास्ट 210 रुपए हमारा स्टॉप लॉस था, उसके बाद से हमने स्टॉक को ट्रैक करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि 10 और 20 डे मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे चल रहे हैं। ये प्रोबेबली 107 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, वहां जाके कुछ बेस बनना स्टार्ट होगा, और जब 10-20 डे मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तब हमारा इंटरेस्ट आना वापस स्टार्ट होगा स्टॉक में। ठीक है। टिया जी का सवाल है एशियन पेंट पर, प्रणीत जी क्या करें, काफ़ी गिर गया है, अब कुछ बाइंग लग रही है सर? Q3 के रिजल्ट्स भी आए, एक्साइटमेंट आ रहा था रिजल्ट से पहले, लेकिन रिजल्ट आने के बाद एक्साइटमेंट कम हो गया। 1 साल का विजन है सर। सर देखिए, कंपनी अपने ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है अनडाउटेडली। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन इस लेवल के अराउंड करने की कोशिश भी कर रही है, बट प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सेक्टर की ये है कि यहाँ पे कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एशियन पेंट्स के चक्कर में, कि पिछले कई टाइम से ये स्टॉक काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। और इनफैक्ट अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ गिर के ही आई है। सो ऑल्दो बेस फॉर्मेशन है, बट आई स्टिल फील कि अगर 1 साल के होराइजन से आप देख रहे हैं तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कंपनीज विच आर बेटर इन अ डिफरेंट सेक्टर। समथिंग लाइक मुझे लगता है ऑटोमोटिव सेक्टर में हीरो मोटोकॉर्प, आपको अगर एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है जो कि बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, रेट कट्स एंड जिस तरीके से कंजम्पशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है पॉलिसीज का, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें ऑटो सेक्टर में वहां पे जहां पे ज्यादा पिट गए हैं स्टॉक्स, पैरेलली वहां पे अपसाइड भी मुझे अच्छा दिखता है। तो आई वुड रादर कन्वर्ट माई मनी, पुट माई कैपिटल इनटू स्टॉक्स लाइक ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प काइंड ऑफ स्टॉक्स वर्सेस पुटिंग इट इन एशियन पेंट्स। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र कुमार जी, अंशुल जी आपके बड़े फैन हैं, और गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी। ये पूछ रहे हैं कि सर सियाराम सिल्क और केपीआर मिल ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं आपको, फ्रेश एंट्री कर लें क्या इन लेवल्स पर?
नहीं सर, दोनों स्टॉक फिलहाल जो टेक्सटाइल की अप मूव थी उसमें अच्छा रिटर्न दे चुके हैं और अप करेक्टिव ट्रेंड में, तो नया बेस बनाएंगे उसके बाद चलेंगे। 875 एक मेजर सपोर्ट है केपीआर मिल का। अगर ये नहीं टूटता है तो स्टॉक यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, लेकिन अगर टूटता है तो थोड़ा सा और करेक्ट करेगा नीचे 748 तक। और दूसरा सियाराम सिल्क, ये तो एकदम वर्टिकली चला है 475 से 1200, और एकदम बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है स्टॉक में, तो नीचे में कहीं भी 648 रुपए तो कम से कम आते हुए दिख रहा है, तो सियाराम तो कम्प्लीटली अवॉइड है। केपीआर मिल जरूर मेरे इंटरेस्ट में है, लेकिन जब तक बेस बन के कोई बुलिश पैटर्न नहीं बनता है तब तक बाई करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दीपेश कौंडल जी हैं, अंशुल जी ये भी आप ही के फ़ैन हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर आपने कुछ प्रेडिक्शन की थी इनके कुछ शेयर्स के लिए, वो काफ़ी अच्छी रही। फॉर इंस्टेंस आपने ओसवाल ग्रीन, स्पाइस जेट और यूनिकॉमर्स पर कुछ बातें कही थी। ये पूछ रहे हैं कि सर इन पर क्या करें, इन पर किसी में से कोई एवरेज करना है कि स्पाइस जेट या ओसवाल ग्रीन वगैरह पर? तो स्पाइस जेट फिर भी एक बार कर सकते हैं, क्योंकि इंडिगो की जिस हिसाब से सर्विस खराब हो रही है, अभी मैं दिल्ली से लौटा भी था तो जाने में एयर इंडिया का एक्सपीरियंस में समझ रहा था कि खराब रहेगा, वो बहुत बेहतरीन रहा। मतलब मैं पुरानी इमेज के साथ जा रहा था, वो बहुत बेहतरीन रहा। इंडिगो की सर्विस उस हिसाब से बहुत खराब रही, आधा घंटे फ्लाइट डिले रही, वो भी इनने ढंग से अनाउंस नहीं किया, और इन फ्लाइट सर्विस भी बहुत खराब रही। तो धीरे धीरे ये चीज मैं बहुत समय से बोलते आ रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको एक क्लियर में समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे इंडिगो के रिजल्ट क्यों खराब आने लगेंगे। और सामने फिर बचता है फिर एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इस टाइप की चीजें, तो लिस्टेड प्लेयर में स्पाइस जेट है, मेरे को वहां पे ठीक ठाक मूव आती हुई दिख रही है, और फिलहाल दिख रहा है ऐसा कि बॉटम बन के चल रहा है। तो कहीं भी 53, 53.5 निकलता है तो स्पाइस जेट में 68 रुपए तक की मूव आ सकती है। तो फिलहाल एवरेज करने की जगह 53.5 निकलने के बाद लीजिए, तो फटाफट क्या होगा, 68 रुपए तक का मोमेंटम मिल जाएगा। ओसवाल ग्रीन में एज सच मेरे को कोई वो नहीं दिख रहा है कि आपको बाई करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, बल्कि ये मेरे को और यहाँ से डाउन साइड ही दिख रहा है, कहीं 32 रुपए तक आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार है तो निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रामा राम जी, ये पूछ रहे हैं प्रणीत सर जीएमडीसी, इनके पास 425 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं सर क्या करें इस काउंटर पर? देखिए, फोर कितने के रेट पे पड़े हुए हैं इनके पास? 425 सर, 425 के। अच्छा, देखिए, अगर आप ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस देखेंगे, चाहे फंडामेंटल्स को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इवेलुएट करेंगे, सो ऑल्दो एफआईआईज लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स भी इंक्रीज करी है। अगर आप कंपनी की पीई देखें तो भी सेक्टर से ऊपर ही है, बट टेक्निकली अभी भी थोड़ा सा वीक ही पड़ा हुआ है। अगर अभी भी देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही इनका 50 डे मूविंग एवरेज लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में 308 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 303 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा अगर पुल बैक इनको मिलता है 330 335 के लेवल पे, तो वहां पे मुझे लगता है एक बार को एग्जिट कर देना चाहिए। अगर 303 गया, 303 का स्टॉप लॉस टूटा, तो ये 280 270 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो बेटर होगा 303 के स्टॉप लॉस के साथ 335 तक का एक बार को रेजिस्टेंस जहां पे है वहां पे निकलने की ही सलाह रहेगी मेरी। जी ठीक है। वीर थावनी जी बोल रहे हैं कि अंशुल सर मेटल सेक्टर में आप तो बुलिश हैं, इनके पास मॉयल के शेयर हैं सर 410 रुपए के, एग्जिट कर लें क्या या अभी इसमें बने रहें? देखिए, मॉइल कहीं भी 340 350 मिलता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉइल 257 रुपए आते हुए दिख रहा है। मैं मेटल पे बुलिश हूँ, लेकिन मेटल में मैं प्राइवेट सेक्टर पे बुलिश हूँ, मेरे को सरकारी स्टॉक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, चाहे वो सेल हो, मोइल हो, दोनों मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो एनएमडीसी क्यों ना हो या जीएमडीसी हो, इस टाइप के सारे स्टॉक्स मेटल के या माइनिंग एंड मेटल से रिलेटेड, सरकारी किसी में स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है प्राइवेट सेक्टर में। वेदांता ले लीजिए, आप टाटा स्टील ले लीजिए, आप हिंडाल्को ले लीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस कीजिए, वहां पे चीजें अच्छी दिख रही हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं इब्राहिम जी, प्रणीत जी ये पूछ रहे हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन सर 1507 रुपए के लिए हुए हैं, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? कौन सा? एस एक्शन कंस्ट्रक्शन ना? एक्शन कंस्ट्रक्शन सर। बिल्कुल 100%, आई थिंक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर आप इसकी कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कंपनी का बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, चार्ट्स में भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है।
यहाँ पे एवरेजिंग बनती है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली अगर एवरेज करते हैं तो अच्छी पोजीशन के अच्छे प्रॉफिट यहाँ से बनाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल से। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राहिल नथानी जी। अंशुल जी आपसे पूछ रहे हैं ये एनवायरो इंफ्रा सर 3 मंथ का टारगेट। सर आईपीओ स्टॉक है, लिस्टिंग हुई थी 208 में, अच्छा खासा जूस 380 तक निकल गया था, उसके बाद ये वापस 220 आके ऊपर चल रहा है, तो ऊपर नीचे वापस से हल्का सा ऊपर, अब ये साइडवेज ज्यादा जाते हुए दिख रहा है, तो अगले 2-3 महीने मेरे को इसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हो सकता है एक बार 320 रुपए तक का लेवल दिखा दे, बट मैं हो सकता है कि बेसिस पे कभी बाई या सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरे को ये ज्यादातर साइडवेज जाते हुए दिख रहा है। जी प्रणीत जी, दूसरा क्वेश्चन है सुपर चैट पर सर, डेटामेटिक्स ग्लोबल, इसके बारे में आपसे जानकारी मांग रहे हैं, क्या करना है? कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो अच्छे लेवल्स के अराउंड यहाँ कंपनी ने नीचे से अपना बेस फॉर्मेशन करके वहां से एक अच्छी जंप भी लगाई, रैली भी लगाई है। मुझे ऐसा लगता है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे करीबन 1080 के टारगेट के लिए फॉर द नेक्स्ट 9 to 12 months यहाँ से आप खरीद सकते हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी में बाइंग कर सकते हैं।